सॉरी। ओके, सो नोड ऑफ फ्रेंडवियर के बारे में बताना है, बता देते हैं नोड ऑफ फ्रेंडवियर, बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक सिनेप्टिक नॉब है। ये क्या है, ये एक सिनेप्टिक नॉब है, किसी एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक क्या है, सिनेप्टिक नॉब है। ये क्या है, किसी दूसरे न्यूरॉन का, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूरॉन नंबर 2, ये न्यूरॉन नंबर 2, ये क्या है, ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 1 है, और ये है न्यूरॉन नंबर 2। तो ये न्यूरॉन नंबर 2 का क्या है, इसको हम कहेंगे डेंड्राइटिक स्पाइन। ठीक है, डेंड्राइटिक स्पाइन। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिलेबस में तो इस साल निकाल दिया है, लेकिन अगले साल में भी हो सकता है सिलेबस में अगर ऐड करें वापस से, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्टिकुलर चीजें जो है आपको बेसिक्स वहां पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, हम आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप लोगों को ज्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, और नया ना लगे। राइट, ये डेंड्राइटिक स्पाइन है यहाँ पे, ये डेंड्राइटिक स्पाइन, और इसके बीच में कनेक्शन है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड है, तो इसी से कनेक्टेड है। यहाँ पे बीच में आप लोगों को गैप दिख रहा है, गैप के बारे में पूछता है, ये गैप क्या है, तो इसी गैप को लास्ट क्लास में किसी ने डाउट पूछा था, सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, और सिनैप्स और उस पूरे रीजन को हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्टिक सिनैप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी सिग्नल यहाँ पे, मतलब ये हमारे ब्रेन से सिग्नल भेजता है ना, हमारे ब्रेन में एक रीजन से दूसरे जगह सिग्नल ट्रैवल करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, जो हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए सिग्नल यहाँ पे आया, सिग्नल आया यहाँ पे, और ये सिग्नल इसके अंदर पहुंच चुका है, ये सिग्नल को हमें क्रॉस करना है और यहाँ तक पहुंचाना है। कैसे आएगा, तो ये इसको क्रॉस करेगा, इस क्लेफ्ट में आएगा, और इसके बाद इस क्लिफ्ट से वो इंफॉर्मेशन पास करेगा हमारे न्यूरॉन नंबर 2 में, और फिर यहाँ से ये ट्रैवल करेगा, यानी ये यहाँ से ले जाएगा, फिर ये सेल बॉडी में आएगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट करके एक्सॉन, और फिर से उसी न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब में आएगा, फिर ये न्यूरॉन नंबर 3 के पास जाएगा, फिर वैसा ही ये न्यूरॉन नंबर 3 आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा न्यूरॉन नंबर 4 के पास। ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, ओके, सो ये एक छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था जो जानना जरूरी था। अगर मान लीजिए कि न्यूरॉन सारा खत्म हो गया, और वो न्यूरॉन जो है वो एंड है, और वो न्यूरॉन का जो एंड है, नर्व एंडिंग, वो कहाँ जाएगा, तो न्यूरॉन का जो एंडिंग है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये सिनेप्टिक नॉब है, ये सिनेप्टिक नॉब है, ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, और ये नर्व एंडिंग कहाँ जाएगा, ये जाएगा मसल्स के पास, है ना, ये मसल्स के पास जाएगा। तो ये जो है, ये हर एक सिनेप्टिक नॉब मसल्स के पास अटैच रहते हैं, और वो सारा सिग्नल कहाँ भेजेंगे, मसल्स को भेज देते हैं। ठीक है, कहाँ भेज देते हैं, मसल्स को भेज देते हैं, यानी ये है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग जो कि आपको कहाँ कनेक्टेड रहेगा, मसल्स के पास कनेक्टेड रहेगा, ये मसल सेल है। ये क्या है, ये एक मसल सेल है। ठीक है, मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो अपना ऑन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, हमारा मान लीजिए कि गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, हमारे क्या कर रहा है, हमारे गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है। हमारे जब गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई थप्पड़ मार रहा है, क्या होगा, ये थप्पड़ यहाँ पे पड़ते ही वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से यहाँ के जो मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो मसल्स हैं, इसके मसल्स के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगा, पेन होगा। ठीक है, यहाँ पे पेन होगा, तो ये मसल के पास आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास है, यहाँ पे टिश्यू मसल्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल्स है, टिश्यू है, मसल्स है, तो मसल के पास आ रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचना चाहिए, फाइनल एंड पॉइंट हमारे मसल के पास आना चाहिए, तो ये मसल के पास आएगा। ठीक है, तो फाइनली वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे फाइनली वो पहुंचा आपके मसल्स के पास। ठीक है, where is the bone? ठीक है, ऑल राइट।
कोई चैट है, किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे? वेयर इज द पॉइंट? गायब हो गया यार, हियर इट इज। ओके सर, इसके बारे में डिटेल में कब पढ़ना है? डिटेल में 10th में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में 10th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अभी सिर्फ आप लोग इतना जान लो कि आपके कहाँ पे कैसे अटैच होते हैं, कनेक्शंस क्या है, टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? चैप्टर टिश्यू है, तो बस उतना ही पढ़ना है आपको, टिश्यू के लेवल के लायक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा नोड ऑफ रेनवियर के बारे में उत्सुकता है लोगों को जानने की, तो उसके बारे में हम बता देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको भी हम सेफ बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए, तो हमारा मान लीजिए कि ये क्या है, लेट मी टेक ब्लैक। यस यस, ऑफ कोर्स आई विल सेंड यू ऑल दिस इन द ग्रुप, सो डोंट वरी, ग्रुप में हम सब कुछ भेज देंगे, ठीक है। ऑल राइट, हमारा बॉडी कैसे हीट सेंस करता है, क्या करता है, एवरीथिंग इज देयर इन द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है। ये पूरे हमारे रिसेप्टर के बारे में आप लोगों को बताएगा, ठीक है। ये क्या है, ये मान लीजिए ये है आपका एक्सॉन, ये क्या है, ये है एक्सॉन, और उस पे है आपके ये नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या है, ये है आपके माइलिन शीथ्स, है ना। यहाँ पे स्क्वान सेल है, मान के चलिए स्क्वान सेल है, क्या है, स्क्वान सेल है। और एक स्क्वान सेल, ये मतलब एक माइलिन शीथ में, ये माइलिन शीथ है, और ये भी क्या है, माइलिन शीथ है। एक माइलिन शीथ और दूसरे माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। गैप को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये गैप कंटिन्यू होता है, यानी अगर हम बनाते हैं एक्सॉन को, तो मान लीजिए क्या है, ये आपका नोड ऑफ रेनवियर हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, ये एक्सॉन है, हम यहाँ पे बनाए नोड ऑफ रेनवियर। तो ये देखो यहाँ पे एक माइलिन शीट बनाए, तो नोड ऑफ रेनवियर यहाँ पे है, 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 विच मीन्स द गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और इसको कहेंगे माइलिन शीट। ये क्या है, ये है माइलिन शीथ, और ये है आपका नोड ऑफ रेनवियर, नोड यानी पॉइंट, ठीक है, ये नोड है, ठीक है। जैसे शुगर केन में, शुगर केन होता है, तो शुगर केन का जो इस तरह से होता है ना, शुगर केन में इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये शुगर केन का क्या है, नोड है। सिमिलरली ये क्या है, ये नोड है, नर्व फाइबर का नोड है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। आजा आजा, टेन 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 टेन। नीचे कहाँ घुस गया? एनीवेज, ठीक है। तो चलो, तो ये था आपका नोड ऑफ रेनवियर। अब आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन, यहीं पे आपको क्या होते हैं कि जो इम्पल्सेस, जब इंफॉर्मेशन पास होता है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे आयोन एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्योंकि ये एरिया में ये माइलिन शीथ होने के कारण यहाँ पे आयोन एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए ये एरिया है, यहीं पे सोडियम पोटेशियम का आयन एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होगा, फिर वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचेगा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होगा, फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है वो फैलता रहता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो माइग्रेट करता है, मूव करता है, ठीक है। सो दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर, दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर है? चलो, इसके अलावा इसका फंक्शंस अभी जरूरी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर, टिश्यू चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात बता देते हैं, इसके जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में,
न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूरीलेमा। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरीलेमा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि टिश्यू चैप्टर है तो इसी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या कहलाएगा? न्यूरीलेमा कहलाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात हम आपको नेक्स्ट यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। ठीक है, अलग से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे न्यूरीलेमा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? इसके साइटोप्लाज्म को कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक्सॉन का फ्लूइड, इसको क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या होते हैं? इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम अटैच। ये राइबोसोम क्या करते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? सब मिलाकर कहेंगे नेजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, क्या हो गया भाई? एक्चुअली मेरा मीटिंग कंट्रोल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि नोट करना जरूरी है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सर बोलिए। एक्सोन प्लाज्मा किसका होता है सर? वो एक्सोन का? इसका एक्सोप्लाज्म। हाँ, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सो सर निजल्स ग्रैन्युल। निजल्स ग्रैन्यूल जो होता है वो हमारे, मान लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, तो इसी के फ्रैगमेंट को हम निजल ग्रैन्यूल कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे, मान लीजिए एक फ्रैगमेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट है, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट है। इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, सारा फ्रैगमेंट बना के इकट्ठा हो जाता है, और ये क्या देता है? छोटा छोटा ग्रैन्यूल के जैसा दिखाई देने लगता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? नेजल्स ग्रैन्यूल कहेंगे। नेजल्स ग्रैन्यूल इट्स नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे? नेजल्स ग्रैन्यूल कहेंगे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? नेजल्स ग्रैन्यूल कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे थे? हाँ, उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि जरूरी है। नहीं, पैरालिसिस में नर्व सेल काम नहीं करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स काम नहीं करता है, पैरालिसिस में न्यूरॉन्स काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, राइट, जो कि पूछा जा सकता है क्योंकि ये टिश्यू चैप्टर है। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स है एक, न्यूरोफाइब्रिल्स, जिसको हम कहते हैं फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के फाइबर को, ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल। ठीक है, ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको जानना इस चैप्टर के लिए जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टिश्यू चैप्टर। आपका टिश्यू चैप्टर हो गया है खत्म, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाई डू वी फॉल इन। ठीक है, यहाँ तक टिश्यू हो गया है समाप्त।
All right, so today we are also going to start with a new fresh chapter, and that is your why do we fall ill. ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है. चैप्टर 3 मीन्स अभी के लिए तीसरा चैप्टर है. ठीक है, पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. चैप्टर 1 था आपका सेल, चैप्टर 2 था आपका टिश्यू, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 क्या है, व्हाई डू वी फॉल इल, इस साल के लिए सिर्फ व्हाई डू वी फॉल इल इस साल. लेकिन अगर बात करें नॉर्मल का, तो थर्ड चैप्टर जो है वो डाइवर्सिटी हुआ करता था. ठीक है, डाइवर्सिटी हुआ करता था, जो इस साल इसको डाइवर्सिटी को हटा दिया है, इसीलिए हम लोग व्हाई डू वी फॉल इन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद आएगा नेचुरल रिसोर्सेस, उसके बाद आएगा आपका क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट. ठीक है, डाइवर्सिटी को हटा दिया है इस बार सिलेबस में, इसीलिए हम इस डाइवर्सिटी को नहीं पढ़ रहे हैं. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाई डू वी फॉल इन. चलो, तो ये क्वेश्चन है, सीबीएसई ने हमसे पूछा है कि क्वेश्चन दिया है, चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन से शुरू हुआ है. ये क्वेश्चन है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. चलिए आप लोग इस चैप्टर को हम डिस्कशन से शुरू करते हैं. आप लोगों में से मुझे आंसर्स दीजिए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं. यस प्लीज. Okay, malfunctioning of a body, lack of nutrition due to the attack of pathogens, different चीजें हैं आप लोगों ने बताया. That's right, that's absolutely right. यहाँ पे सही है आपका आंसर, लेकिन अपना ऑडियो ऑन करके प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग. ठीक है, ऐसे नहीं, ऑडियो ऑन करके मुझे बताइए कि क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं. चलो, पैथोजन की वजह से किसी ने कहा सही है, माल न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है, और चलो, इल किसको कहते हैं. इल, बीमार कौन होता है. या लैक ऑफ इम्यूनिटी, बैलेंस डाइट नहीं है. चलो, बीमार हम किसको कहेंगे. इल. ठीक है, इल, हम इल किसको कहते हैं, किसको हम कहेंगे कि ये इल है. इल मतलब बीमार, इल का मतलब क्या होता है, बीमार. ठीक है, इल हम किसको कहेंगे, बोलिए. इल, हेल्थ प्रॉब्लम. चलो, बीमार है मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है उसको. ओके, सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड फीलिंग अनवेल. ओके, इल जब पर्सन होता है तो नॉट केपेबल ऑफ डूइंग हिज और हर रेगुलर वर्क और जॉब. यस, जो इंसान अपना रेगुलर काम जो होता है उसका, वो जो नॉर्मली डेली करता है, वो अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, और नहीं कर पा रहा है, करने की कोशिश कर सकता है लेकिन कर ही नहीं पा रहा है, वो इंसान बीमार है. वो इंसान क्या है, बीमार है. राइट, यस, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो इंसान बीमार कहलाएगा. क्या कहलाएगा, वो इंसान कहलाएगा बीमार.
ठीक है। नाउ बीमार क्यों होता है, इल यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं बिकॉज मे बी हो सकता है, एक कारण हो सकता है कि हमने खाना नहीं खाया, न्यूट्रिशन नहीं मिला। ठीक है, एक कारण हो सकता है कि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिला। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें न्यूट्रिशन मिला है लेकिन न्यूट्रिशन का अच्छे से डाइजेशन या उसका क्या नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ है मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है अच्छे से। क्या नहीं हुआ है? उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हुआ है। और तीसरा, मेटाबॉलिज्म हुआ भी है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि किसी डिसऑर्डर के वजह से या किसी पैथोजन के वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जिसके वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है सोसाइटी उसको काम नहीं करने दे रहा है। क्या करने दे रहा है? सोसाइटी उसको काम नहीं करने दे रहा है। यानी पहली चीज, न्यूट्रिशन उसके अपने वजह से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, मे भी हो सकता है उसका फिनेंस सही नहीं हो, उसके पास पैसा नहीं हो खाने पीने का, तो ये हो सकता है पॉवर्टी। क्या हो सकता है? पॉवर्टी के कारण खान पान में प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं खा पा रहा हो। ठीक है, हो सकता है ना ये चीज, पॉवर्टी। या हो सकता है कि वो कंजूस हो, लेकिन कंजूसी की वजह से कोई मरता तो नहीं खाने पीने बिना, नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं होता है, तो कंजूस को हम हटा देते हैं। पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के वजह से। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो खा रहा है लेकिन वो पच नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, यानी कोई बॉडी में उसका डेली का जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, यानी हो सकता है कि वो किसी डिसऑर्डर से जूझ रहा हो, किसी डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर हम एक ही वर्ड में लिखते हैं इसको, ठीक है, डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, हमने क्या किया, हमने खाना खाया, ठीक है, हमने इंजेस्ट किया, हमने खाना खाया, वो खाना अंदर गया, हमने उसको दांत से तोड़ा, हमारे पास बहुत सारे दांत है, उसको हमने तोड़ा, तोड़कर एक राउंड बनाया और अंदर भेजा। ठीक है, वो कहाँ आया? इसोफेगस में आया। इसोफेगस से वो कहाँ गया? इसोफेगस से गया वो हमारे स्टमक में। स्टमक से कहाँ गया? स्टमक से गया वो इंटेस्टाइन में। स्टमक से कहाँ गया? स्टमक से गया वो इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि वो गया रेक्टम और एनस में। ठीक है, लेकिन जो फूड यहां तक पहुंचा वो यहाँ पे पचा ही नहीं, टूटा ही नहीं, पेट में ही 4 घंटा से ज्यादा, 6 घंटा से ज्यादा पेट में ही रह गया, यानी वो पचा ही नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ उसका। वहां पे मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, जिसके वजह से वो पेट में ही रह गया। अब इसके वजह से क्या हो सकता है? इसके वजह से हो सकता है गैस्ट्रोपैराइसिस। गैस्ट्रोपैराइसिस ये भी एक तरह का कंडीशन है, डिसऑर्डर है, डिजीज है, डिसीज नहीं कह सकते, डिसऑर्डर है। गैस्ट्रोपैराइसिस यानी बहुत देर तक खाना आपके पेट में रहना, ये भी क्या है? इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोपैराइसिस। ठीक है, तो आपका खाना क्या हो गया? बहुत देर तक आपका खाना आपके पेट में ही रह गया। अब लो, ये खाना आपके पेट में है, ठीक है, हो गया आपको गैस्ट्रोपैराइसिस। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं वो पेट में ही रह गया? क्योंकि यहाँ पे इसका बेसिक डाइजेशन होता है, और वो कौन सा डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का, जो कि यहाँ पे वो प्रोटीन डाइजेशन नहीं हुआ। प्रोटीन डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमें चाहिए एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो उस प्रोटीन को क्या कर सके? तोड़ सके, और वो एंजाइम यानी यहाँ पे कुछ एंजाइम बन नहीं रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या हो सकता है हमारे बॉडी का? ये डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। नॉर्मल जो फंक्शन होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, वो क्या है? वो एक तरह का डिसऑर्डर है। हम्म, हो गया डिसऑर्डर। दूसरी बात, तो ये था दो चीज हमारे शरीर में, ये ऐसा जस्ट दिस इज वन ऑफ योर एग्जाम्पल,
ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस तरह से नॉर्मली बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, मान लीजिए खाना यहाँ पे खा लिया, खाना खाने के बाद ब्लड वेजल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, होते हैं ब्लड वेजल्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड वेजल्स होते हैं। वो सारे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे आपके ब्लड वेजल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके ब्लड वेजल है। आपका खाना जो है, मान लीजिए कि ये आपका खाना है, ठीक है, वो ब्लड वेजल में चला गया। ये ब्लड वेजल कहाँ क्या करेगा, उस खाने को ले जाएगा और डिफरेंट सेल्स में पहुंचाएगा। हमारे पास मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, कोई एक सेल है। इस सेल के पास ये पहुंचाना है इस खाने को, लेकिन ये क्या नहीं कर रहा है, अभी टिश्यू पड़े हैं तो हमें पता है कि सेल के पास पहुंचाना है और सेल के अंदर ये जाना है। तब सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर इसका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी बनेगा। सेल के अंदर क्या बनेगा, एटीपी। हमने सेल पढ़ा था, सेल चैप्टर, उसमें एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। तो खाना जब अंदर सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जब वो खाना यानी वो ग्लूकोज जाएगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसाइज होगा एटीपी। तो जब ग्लूकोज अंदर जाएगा तब ना सिंथेसाइज होगा, ठीक है। ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं, जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के पास एक ग्रीन कलर का हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। तो ये मान के चलो, ये क्या है, ये पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज है। ये क्या करता है, ये एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। जब ये इंसुलिन सेक्रीट करेगा तभी आपका ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच पाएगा, ठीक है। इंसुलिन रहेगा शरीर में इनफ अमाउंट में, तभी हमारा ग्लूकोज शरीर के अंदर, सेल के अंदर एंटर कर पाएगा। जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और इंसुलिन किस वजह से होता है हमारे, क्योंकि हम लेट से सोते हैं इसलिए, क्या हम सुबह में जल्दी नहीं उठते इसलिए, नहीं, नेचुरल प्रोसेस है जो कि नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिसऑर्डर है। क्या है, डिसऑर्डर है। समझ में आ रहा है। तो रोग आपके कम न्यूट्रिशन लेने के वजह से हो सकता है, और वो हो सकता है फिनेंस के प्रॉब्लम के वजह से, पॉवर्टी के वजह से, एक्सेट्रा। दूसरा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं काम कर रहा हो, मे भी हो सकता है कि कोई डिसऑर्डर हो। तीसरा, पैथोजन। तीसरा क्या है, पैथोजन, यानी ये सब चीज काम कर रहा है अचानक से इस पैंक्रियास में, या फिर यहाँ पे जो लिवर है, यहाँ पे लिवर है, इस लिवर को किसी इन्फेक्शन ने अटैक कर लिया है, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया है। इस लिवर को क्या कर लिया है, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया है। अब क्या होगा, अब देखो, ये जब किसी पैथोजन ने अटैक कर लिया, अब वो हो गया एक डिजीज। अभी तक हमने डिजीज नहीं बोला था, अभी हमने डिसऑर्डर बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं डिजीज। यानी कोई अगर पैथोजन आया, पैथोजन किसको कहेंगे, पैथोजन कहेंगे हार्मफुल हार्मफुल डिजीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म को। किसको कहेंगे, डिजीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम अलग पेज में इसको लिख देंगे, डोंट वरी, अलग से लिखेंगे। तो इसके वजह से हो सकता है। हाँ शिखर बताइए। सर ऐसे दिन भर तो हम लोग बहुत सारे हाथ में हमेशा बैक्टीरिया रहते ही है सर, तो वो क्या क्यों नहीं क्या, अटैक कर सर हमें। हाथ में बैक्टीरिया हर जगह अटैक नहीं करता है, समझ में आ रहा है। और हाथ के बैक्टीरिया के वजह से वो पेट में ज्यादा खाना वाना खाते हैं तो इंडाइजेशन और बहुत सारी चीजें होती है, उसके वजह से भी होता है, ठीक है। लेकिन हर बैक्टीरिया हर जगह अटैक नहीं करता, उसके सोर्सेस होते हैं, उसका टारगेट पॉइंट होता है कि यहीं पे जाके अटैक करेगा। और वो चीजें लेकिन होता भी है, आप लोग हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं, खाना अच्छे से हाथ धोकर नहीं बनाते हैं, तो वो पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। अच्छे से हम लोग हाथ हैंड वॉश नहीं करते हैं तो पैथोजन जाता है बॉडी में, और बिल्कुल वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाता है, ठीक है। चलो, तो ओके, एक छोटी सी चीज हम इसको मिटा देते हैं, बहुत स्पेस खा रहा है यार। ठीक है, इसको भी, चलो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड। पैथोजन किसको कहेंगे, पैथोजन कहेंगे डिजीज
कॉजिंग डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या हो सकता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, सो हम ये भी लिख सकते हैं हार्मफुल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो आप लोगों के काम आ सकता है एग्जाम के दौरान। चौथा, स्ट्रेस। यस, एग्जाम प्रेशर, ठीक है, रैंक का प्रेशर। नहीं, रैट्स एंड पिग्स पैथोजेंस नहीं है। पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम लोग मोस्टली, या फिर जो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन वो पिग्स और रैट्स जो है वो कैरियर में आएगा, पैथोजन में नहीं आएगा। हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन किस किस को कहेंगे, हम लोग बात करेंगे पैथोजन किसको कहते हैं, कैरियर किसको कहते हैं, हम लोग आगे चल के बात करेंगे उस सब के बारे में। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस, नेक्स्ट क्या रीजन है, स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस के वजह से भी क्या हो सकता है, हमें रोग हो सकता है। स्ट्रेस के वजह से क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। और ये जो रोग होता है ये क्या होता है, स्ट्रेस के वजह से मेंटल इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाता है। बॉडीज मेटाबॉलिज्म कैसे भाई, कैसे हमारे मेंटल इश्यू से बॉडी का मेटाबॉलिज्म से क्या लेना देना, ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। हाउ, यस। तो जिससे मान लीजिए स्ट्रेस के वजह से प्रेशर तो हो रहा है, सर में दर्द होने लगेगा। बोलो हाँ या ना, स्ट्रेस के वजह से सर में दर्द होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। डर के वजह से किसी किसी को सुसु निकल आता है, निकल आता है कि नहीं निकल आता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों करने लगता है, डर के वजह से हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ये सब चीजें तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही है ना, बॉडी का फंक्शन ही ना अल्टर हो रहा है। तो मेंटल इश्यू की वजह से, अच्छा बताइए आप लोगों को, जब आप लोग एग्जाम में कम नंबर लाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट और पीटीएम जब होता है तो आप लोगों का हार्ट बीट बढ़ता है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन पेपर में आंसर ऐसा, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, बहुत बढ़ता है, बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर आपको पता ही नहीं है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा उसी वक्त। ठीक है, पसीने छूटने लगेंगे। तो ये सब तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही है ना, सब मेंटल, क्योंकि हर चीज हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। हर चीज किससे कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। ऑलराइट, जब ब्रेन से कंट्रोल होता है तो वो चीजें आप लोगों को क्या करता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है तो ब्रेन हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अल्टर कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये स्ट्रेस के वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। कुछ लोग को एग्जाम फियर होता है, क्या होता है, एग्जाम फियर। और उस एग्जाम फियर में पता है क्या होता है, जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो फीवर चढ़ जाता है। ठीक है, इंडाइजेशन होने लगता है, अनपच हो जाता है। ठीक है, इंडाइजेशन हो जाता है, अनपच। क्यों, क्योंकि उनको क्या है, उनको एग्जाम फियर है। ठीक है, किसी किसी को क्या होता है, किसी किसी को होता है होम सिकनेस। क्या होता है, किसी किसी को होता है होम सिकनेस, मतलब हॉस्टल में जो रहता है लोग, नया नया जाता है, उसको घर की बहुत याद आती है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। अच्छा, यू आर अमोंग देम। डोंट बी लाइक दैट यार, प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर एग्जाम्स। नेक्स्ट है सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे समाज, हमारा जो समाज है ना, हम बता रहे हैं सच में, हमारा समाज सबसे बड़ा कारण है हमें हमें रोगी बनाने में। दिस वन, सोसाइटी। हम सोसाइटी का स्पेलिंग गलत लिख दिए क्या, नहीं सही लिखे थे, लेकिन एरो मार्क की वजह से एसपी आ गया वहां पे। सोसाइटी का देखो भाई, स्पेलिंग ये होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं SOCIETY। ये जो सोसाइटी है ना, समाज, बहुत ही बड़ा खत्म चीज होता है, सच बता रहा हूँ, बहुत खत्म होता है ये। क्यों भाई, क्योंकि यही वो कारण होता है जिसको रोग नहीं भी है उसको रोग लगवा देगा, ये मेंटल प्रेशर में डाल देगा, डिप्रेशन में डाल देगा। बताइए, किसी ने मान लीजिए किसी ने स्टेटस लगाया, ठीक है, अब घर वालों से फोन आने लगे, क्यों स्टेटस लगाया, ये सोसाइटी से ये फोन आने लगेगा, यहाँ से फोन, क्यों ये स्टेटस, कौन है ये लड़की,
आप बताओ, बताते बताते हालत खराब हो जाएगी। समाज, समाज में मान लीजिए कि आप चले गए, थोड़ा छोटे कपड़े पहन के चले गए, तो समाज क्या करेगा? छी 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 छी, घर की लक्ष्मी ऐसे कपड़े में आ रही है, शर्म नाम की चीज नहीं है, आंखों में शर्म, लाज शर्म नहीं है इसका। लड़का अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर ले, गलत बात है लेकिन, हालांकि ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात कर ले, तमीज संस्कार बोल कर पी गया, ये सब डिसिप्लिन में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा हमें आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता है ये सब के बीच में कि पिताजी हमारे समाज में डांट देते हैं। नहीं, किसी किसी को ना समाज में बोलने की तमीज नहीं होती है। कोई बहुत गाली गलौज करता है, बहुत ही मिसबिहेव करता है, मिसयूज करता है। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग को पता नहीं होता है कि तमीज क्या होती है, लैंग्वेज किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब पढ़े लिखे गंवार होते हैं। क्या होते हैं? पढ़े लिखे गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं ये लोग। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई सब गुड़ गोबर हम कह सकते हैं, पढ़ लिख कर पैसा बर्बाद, ठीक है। तो समझ लेना चाहिए। तो ये सब क्या है? समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं, है ना। और इस वजह से भी क्या हो सकता है? हमें बहुत सारे इल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इंसान जो समाज से कटा कटा रहता है, समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो होता है क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना चाहिए, समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन वो रहता नहीं है। तो वो भी एक तरह का क्या है? मेंटल डिसीज है। वो भी एक तरह का मेंटल डिजीज है जो समाज में नहीं मिल रहा है। समाज में मिसबिहेव, उठना बैठना उसको नहीं पता है कि कौन से समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से किससे कैसे बातें करनी चाहिए। तो ये सब चीजें डिजीज में ही आएगा, यानी वो इंसान समाज में रहने लायक योग्य नहीं है, बीमार है, उसको अलग कर दिया जाता है, या फिर असाइलम में डाल दिया जाता है, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। गाली गलौज करोगे, रोड पे ड्रामा करोगे, या किसी और को गाली गलौज करोगे, वो आपको पे केस ठोक देगा, चले जाओगे जेल। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। मानहानि का केस कर देगा, गलत मिसबिहेव करोगे उसके साथ तो भरते रहो फाइन। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है नहीं करना चाहिए। सब बीमार मानसिकता, गलत मानसिकता और पुअर मेंटल डेवलपमेंट की ये सब निशानी है जो हम देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जिसके वजह से हम क्या पढ़ते हैं? हम बीमार हम कहलाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज अपना अपना हाथ उठा ले, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आकर अपना अपना हाथ उठा ले, ताकि हमें समझ में आ जाए कि सबको समझ में आ गया। वाह, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। विनायक को छोड़कर बाकी सब समझ गए, सिर्फ विनायक को समझ में नहीं आया, है ना विनायक? विनायक ने क्योंकि हाथ नहीं उठाया, वो समझ गया, वेरी गुड। ओके, आपने टिक लगा दिया, हाथ उठा दिया, थैंक यू सो मच। यानी 100% मेरा काम यहाँ पे हो गया सक्सेस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको सेव कर देते हैं, नहीं तो गायब हो जाएगा। यस ना, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिजीज। अब तो हम समझ गए फैक्टर्स के बारे में। डब्ल्यूएचओ का एक कहनाम है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक पर्सन हेल्दी है, यानी हेल्थ इज इन प्रॉपर कंडीशन, हेल्थ इज इन प्रॉपर कंडीशन, उसको हम हेल्दी कहते हैं, ठीक है, हेल्दी कहते हैं। लेकिन एक हेल्दी इंसान तभी कहलाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो। सोशली क्या हो? फिट हो। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर कोई इंसान फिट है तो वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सेशन या जेशन, ठीक है। या मतलब कि इंसान, या ऑफ कोर्स
ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग यस ऑफ कोर्स विनायक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कोई इंसान हेल्दी तब कहलाता है जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है। एक सेकेंड आप लोग अभी बनाए रखिए, सोचिए इस पर। हम चलो, हो गया? सोच लिए सब? सोशली फिट के बारे में बताते हैं। सोशली वही हम अभी जस्ट बताया ना, सोसाइटी, यानी अगर हमें उठने बैठने की तमीज हो, बात करने की तमीज हो, ठीक है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, अपने लैंग्वेज पे काबू हो, ठीक है, और किससे कैसे उठना बैठना, समाज में कैसे उठना उठा बैठा जाता है, समाज में कैसे ड्रेस पहना जाता है। अब बैंक में जाना है आप लोगों को और पहन लीजिए ट्राउसर और गंजी, इनर। क्या आप बैंक में जाने के योग्य हैं? बैंक वाला अंदर नहीं आने देगा, सिक्योरिटी गार्ड वहीं से आपको बाहर कर देगा। हाँ बिल्कुल, धोती कुर्ता पहन के जाइए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा धुला हुआ कपड़ा। अब गंदे कपड़े पहनकर और गंजी और ट्राउसर पहनकर बैंक में नहीं ना जा सकते। आप अगर किसी कैंपस में है, अंदर ही है, और रात का टाइम है, हॉस्टलर हैं आप, तो जाते हैं लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी नॉर्मल पब्लिक बैंक में आप चले गए, है ना, ट्राउसर पहनकर और टी शर्ट गंजी पहनकर, टी शर्ट भी नहीं, नहीं जा सकते। मैनर्स में नहीं आता, वही ना कहते, वो सोशली अनफिट कहलाएंगे। किसी को अब्यूज करना, किसी को अब्यूज यानी गाली देना, ये क्या है? समाज में रहने लायक है? कोई इंसान अगर गाली देता है, क्या वो सही इंसान है? क्या वो सोशली फिट है? बोलिए, आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। कोई इंसान किसी को अब्यूज कर रहा है, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो, अब्यूज कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? दोस्त को अब्यूज करना क्या सरकार ने परमिशन दे रखा है? इंसान इंसान ने परमिशन दे रखा है कि किसी अपने दोस्त को आप जो मना चाहे गाली दे सकते हो? नहीं, ठीक है, वो भी गलत है, वो तो बहुत गलत है। अगर आप मान लीजिए ट्राउसर पहन के चले भी गए हाथ से, ठीक है, और एक बार आपको बताकर छोड़ दिया, लेकिन गाली किसी को देना, किसी के चोट पहुंचाना, पर्सनली किसी इंसान को आप अटैक कर रहे हो, दैट्स मोर देन अ क्राइम। ठीक है, क्राइम है एक तरह से। सो ये दैट्स कॉल्ड सोशली अनफिट पीपल। उनको हम समाज से अलग कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को। ठीक है, वो समाज में रहने योग्य नहीं है, ठीक है, वो फिट नहीं है सोशल में, सोसाइटी में रहने के लायक। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, एनिमल, सॉरी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। और सोशल एनिमल यानी सामाजिक प्राणी है, और सोसाइटी में रहने के वो काबिल नहीं है, यानी सोसाइटी से घुल मिल नहीं रहा है, अकेले अकेले कट कट के रह रहा है। समाज में जब आ रहा है तो आक्रोश दिखाने लग रहा है, लोगों से बुरा बर्ताव करने लग रहा है, यानी वो सोशल एनिमल अब रह नहीं गया है, अब वो डिजीज्ड एनिमल हो गया है। वो डिजीज, उसको कोई रोग लग गया है, मेंटली वो फिट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, मेंटल इलनेस में चला जाएगा, समाज में रहने लायक नहीं है, सोशल और मेंटली अनफिट है वो पर्सन। समझ में आ रहा है? तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एक हेल्दी उस पर्सन उसी को कहेंगे जो जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, सोशली फिट हो।
बोलो समझ में आ गया? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो। क्लियर है? पक्की बात समझ में आ गई? पक्की बात सब लोगों को? तो इसीलिए अगर कोई आस पड़ोस में अगर कोई गाली गलौज करता है तो प्लीज उसको रोकिएगा, ठीक है? कि ये सब समाज में रहने योग्य नहीं है, वैसे लोग, उनको बोलिए भाई ये गलत बात है, ठीक है? चलो, मारपीट करने लगना, किसी बात पे चिल्लाने लगना, ये सब चीजें गलत है। ऑलराइट, चलो, तो ये तीन चीज है यहाँ पे। हेल्थ क्या है? हेल्थ यानी, हेल्थ हम किसको कहते हैं? स्वास्थ्य को कहते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो क्या सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है? हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? मेरा हिंदी बहुत गड़बड़ है, सो प्लीज आई एम सो सॉरी। स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है? हेल्थ किसको कहते हैं? स्वास्थ्य को कहते हैं। तो हेल्दी पर्सन यानी स्वस्थ इंसान, उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। अब हेल्दी पर्सन यानी हम उसको कहेंगे डिजीज फ्री पर्सन। डिजीज फ्री पर्सन यानी रोग मुक्त इंसान। रोग मुक्त इंसान, ठीक है? रोग मुक्त इंसान, तो यानी डिजीज फ्री पर्सन। तो जो डिजीज फ्री पर्सन है यानी रोग मुक्त इंसान है, ये हम किसको कहेंगे? जिसको कोई रोग नहीं है। व्हाट इज रोग? व्हाट इज डिजीज? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिजीज क्या है। तो उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसऑर्डर। ये भी जानना जरूरी है साथ ही साथ कि डिजीज एंड डिसऑर्डर क्या है। हमें पता है डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ देर पहले पढ़े थे कि डिसऑर्डर होता क्या है। तो डिसऑर्डर में और डिजीज में, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है कि दोनों सिमिलर है? आप लोग बताइए मुझे, क्या डिजीज और डिसऑर्डर दोनों सिमिलर है? दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है? बताइए, डिफरेंट है? अच्छा, क्या डिफरेंट है आयुष? Sadness is a type of mental disease. Exactly, it's a disease. Sadness, उदास, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसको, डिजीज नहीं कहेंगे, इसको डिसऑर्डर कहेंगे। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, सैडनेस। और वो भी कभी कभी सैड हो रहा है, इट्स नॉर्मल। हमेशा सैड ही रह रहा है, डिप्रेस्ड ही रह रहा है, दैट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। हाँ जी, बताइए क्या डिफरेंस है? माइक ऑन करके बता सकते हैं? अनवेल फीलिंग, अनुष्का, अनवेल फीलिंग, ओके। नहीं बता सकते आप लोग? मेंटली डिस्टर्ब, अच्छा, हम दोनों के डिफरेंस पूछ रहे हैं, ओके? लेट मी राइट इट हियर। डिजीज वर्सेस डिसऑर्डर। यस प्लीज। हाँ जी, अगर डिसऑर्डर इरप्शन इन नॉर्मल फंक्शन, यस बिल्कुल हम कह सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। लेट मी रीड, वेरी नाइस। किसी एक्सटर्नल एंटिटी के कारण जो माल फंक्शनिंग होता है वो डिजीज है। वेरी गुड। और अगर कोई माल फंक्शन इंटरनल कॉज से हो तो डिसऑर्डर कहेंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष ने क्या बोला? डिजीज क्या है? पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव
process in the body with specific cause and characteristic symptom. Disorder, irregularity, disturbance or interruption of normal functions. Let me think about it. ठीक है, करेक्ट है, बट थिंक अबाउट इट. Yeah. Okay. So let me explain you what is the difference between that. मतलब अभी हम लोगों को पता है ना कि डिसऑर्डर क्या होता है. यस और नो? डिसऑर्डर तो आप लोगों को पता है. I mean, हम लोगों को पता है डिसऑर्डर क्या होता है. यानी हमारे बॉडी में कोई नॉर्मल फंक्शन होता है. जैसे पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, हमने अभी देखा. पैंक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन, जिसके वजह से ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर एंटर करता है. ग्लूकोज हमारे क्या करेंगे, सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे. ये नॉर्मल फंक्शन है. बट पैंक्रियास किसी कारणवश इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर रहा है, यानी ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है. ये क्या होगा, ये होगा आपके डिसऑर्डर. यानी ऑर्डर में आ गया प्रॉब्लम. ऑर्डर में क्या आ गया, ऑर्डर में आ गया प्रॉब्लम. से उसको कहेंगे डिसऑर्डर. ठीक है, क्या कहेंगे, डिसऑर्डर. ठीक है, क्लियर है. यानी ये पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है, वो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर नहीं जा रहा है. वो होगा हमारा नॉर्मल ऑर्डर. क्योंकि ये नॉर्मल होता है. क्या होता है नॉर्मल, जब हमारा पैंक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करेगा, वो ग्लूकोज को अंदर भेजेगा सेल में, ये नॉर्मल ऑर्डर में काम करेगा तब होगा. वो ऑर्डर में हमारा शरीर काम करेगा तो होगा. लेकिन क्या होगा, ये ऑर्डर को काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो होगा डिसऑर्डर. क्या होगा, उसको कहेंगे डिसऑर्डर. यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे अटैक कर रहा है, नहीं. हमारे बॉडी के इंटरनल फैक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है. वो किसी कारणवश हो सकता है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, या कोई एडिशनल चेंजेस हमारे बॉडी में हुआ, इसके वजह से हो सकता है. ठीक है, तो ये हुआ है हमारे बॉडी में इंटरनली. हमारा जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, और उसको हम कहेंगे डिसऑर्डर. और डिजीज किसको कहेंगे अब, डिजीज यानी डिज यानी ऑपोजिट, और इज यानी फीलिंग हेल्दी. फीलिंग हेल्दी यानी हम फीलिंग अनहेल्दी, उसको हम कहेंगे डिजीज. और ये जो डिजीज है, ये हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से. एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से. और वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है पैथोजन. वो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है पैथोजन, या हो सकता है रेडिएशन. ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है. ठीक है, एक्सटर्नली जो आ रहा है. सो इंटरनल फैक्टर्स के वजह से हो रहा है, वो डिसऑर्डर है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से हो रहा है, वो होगा डिजीज. दैट्स द बेसिक थिन लाइन, बेसिक डिफरेंस between your disease and disorder. That's the basic difference between your disease and disorder. समझ में आ गया. अब चलो, जब कोई डिजीज होता है, डिजीज और डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंसेस हमने बताया. ओके, जब कोई डिजीज होता है, हमें कैसे पता चलता है कि डिजीज हुआ है, हमें कुछ ना कुछ इशारा करता है, सिम्टम्स दिखाता है. यस और नो, सिम्टम दिखाता है, बोलो हाँ या ना. साइन दिखाता है, कुछ इंडिकेट करता है ना. अब ये क्या हो गया, साइन और सिम्टम तो दोनों एक ही है. साइन और सिम्टम दोनों एक ही है, तो हमने क्यों दो बार लिखा है इसको, अलग अलग क्यों बोला. क्या ये अलग अलग है, क्या ये सेम है. ओ माय गॉड, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. फिर से कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि साइन वर्सेस, अब देखेंगे सिम्टम. यानी
साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या को दोनों अलग अलग है। इसको आप लोग को क्या करना है, ये आप लोगों को करना है एज अ, yes please, this is your homework, this is your today's homework to find out few differences between, find the difference between this sign and symptom। ठीक है, this is your homework, this is your homework। क्लियर है? अच्छे से आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, लिखकर मुझे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो आप लोगों को ये होमवर्क करना है और आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी तक जो पढ़ाया वहां से आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ इट्स हाई टाइम डिस्कस, है ना। सो प्लीज टेल मी, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो डाल दीजिए, नहीं तो आज के लिए इतना ही। यस, लिंक पे सबमिट कर दीजिए यार ठीक है, लिंक पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिए, आज रात तक जो सबमिट कर दीजिए या कल तक। एंड यस एवरीबॉडी, हैप्पी नवरात्रि। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से मनाइए। देखिए कोरोना भी गया नहीं है और इसीलिए अपना ख्याल रखें, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें अपना और दूसरे का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। टुडेस क्लास इज सो इंटरेस्टिंग। अच्छा ऑल राइट, थैंक यू, ऑल राइट, बाय बाय।